नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष मेरे सभी साथियों को उनको अपना मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। मेरे सभी साथी अपने माता-पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने का कार्य करेंगे, अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, ऐसी मैं मनोकामनाएँ मेरे सभी साथियों के लिए करता हूँ। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 4 मई 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। क्या है खूबसूरत लाइनें हैं कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ये वास्तव में बहुत सत्य बात है कि आलोचनाओं से, निंदा से अपने लक्ष्य को नहीं बदलें। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं, वही पड़ोसी आपसे कहता है, "ये तो मुझे पहले ही पता था कि तू ये एग्ज़ाम कर लेगा। मुझे तो ये पहले ही पता था, तू तो जब छोटा था ना तब भी मेरे को पता चल गया था कि तू कोई आईएएस, आईपीएस या फिर कोई बड़ी पोस्ट लेने वाला है। तू सरकारी नौकरी लेने वाला है या तू कुछ बड़ा करने वाला है।" ये हर जगह पर लागू हो जाता है। लोगों की राय बदल जाती है जब आप सफल हो जाते हैं। लेकिन निंदा से कभी भी अपने लक्ष्य को कभी भी मत छोड़ना। चलिए इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में शुरुआत करते हैं साथियों आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो दिवस है, ये कब मनाया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। जल्दी से बताइए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये हम मनाते क्यों हैं? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है भाई इसका? सबसे पहली बात तो इसका उद्देश्य ये है कि लोकतंत्र में, किसमें? लोकतंत्र में प्रेस की प्रेस की स्वतंत्रता व जागरूकता। इसका क्या उद्देश्य है कि जो भी लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है? यानी कि जो मीडिया की जो स्वतंत्रता है, वो कितनी है? इसके लिए इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस प्रेस की स्वतंत्रता को भी बढ़ाने के लिए हम लोग हर वर्ष यानी कि विश्व प्रेस दिवस मनाते हैं। ठीक है? पहली बात तो ये हो गई। अब इसकी जो शुरुआत होती है वो कब होती है? मेरे प्यारे साथियों इसकी शुरुआत करता है कौन? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शुरुआत की जाती है और पहली बार हम लोगों ने कब मनाया? पहली बार इसको मनाया गया 1993 के अंदर, 1993 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे बताते हैं कि भारत वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंकिंग है वो कौन-सी है? भारत कौन से स्थान पर रखता है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो हर वर्ष विश्व स्वतंत्र प्रेस दिवस हम लोग मनाते हैं साथियों। कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 3 मई को। कब मनाते हैं? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब आपसे पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण बात कौन-सी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर कहिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन-सी है? वर्ल्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के अंदर भारत की जो रैंकिंग है 2021 की वो 142वीं थी। कितनी थी? 142वीं रैंक पर था कौन? हमारा देश भारत। 2022 की बात करूँ तो भारत 8 अंक और पीछे चला गया और 150वें स्थान पर था।
ठीक है? अब कल परसों के अंदर जो रैंकिंग आई 2023 की मेरे प्यारे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण ये है, आपसे जब भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे 161वीं रैंक है, 11 अंक और पीछे खिसक गया है। भारत जैसे देश के अंदर सबसे दयनीय स्थिति है प्रेस की। यहाँ पर प्रेस वो करती है जो सरकार कहती है। आप लोगों ने सुना हुआ होगा, प्रेस के अंदर, मीडिया के अंदर इस समय जो भी चीज़ें चल रही है, किसी न किसी देश की एक पार्टी को लेकर के चलती है। एक ही चीज़ों को लेकर के चलती है। यहाँ पर प्रेस की किसी भी प्रकार की मुझे नहीं लगता है कि स्वतंत्रता है, क्योंकि यहाँ पर ये रिपोर्ट भी बता रही है भारत की जो रैंकिंग है, वो कौन-सी है यहाँ पर, भारत की 2023 की जो रैंकिंग है फिलहाल आई हुई है, वो 161वीं रैंक है। कौन-सी रैंक है? 161वीं रैंक है। खैर हमें क्या, हमें एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है और एग्ज़ाम के हिसाब से हमें इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने पहली बार कब मनाया? 1993 के अंदर। शुरुआत किसके द्वारा करवाई जाती है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा करवाई जाती है। उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र में प्रेस की जो स्वतंत्रता है, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना, इसका लक्ष्य है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 2021 के अंदर जो भारत की रैंकिंग थी, वो कितनी थी? 142वीं, 2022 के अंदर 150वीं और 2023 के अंदर, ये कल परसों की रिपोर्ट के अंदर आई थी और इसके अंदर भारत की जो रैंकिंग 161वीं बन गई है। ये बहुत हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है, हमारे देश के लिए काफ़ी गलत बात है, क्योंकि इस रैंक के अंदर भारत को अव्वल होना चाहिए था, लेकिन ये तो पीछे जा रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर वही लिखी हुई है और विंड होक जो घोषणा पत्र है, घोषणा वर्षगांठ की चिन्हित करने के लिए भी ये मनाया जाता है। विंड होक घोषणा, विंड होक घोषणा क्या है? ये वही पत्र की पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर ही ये विंड होक घोषणा हुई थी। 1992 के अंदर होती है ये घोषणा, 1992 के अंदर होती है और 1993 से हम लोग क्या है, ये मनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो इस बार सबसे बड़ी बात है कि 2023 की जो थीम है वो क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। इस बार की थीम क्या है? शेपिंग अ फ्यूचर। क्या है? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फॉर अ ड्राइवर और अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। आप लोगों को इतनी सी याद रखें, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स इस बार की क्या है थीम है? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ लाइफ। राइट्स क्या है इस बार की थीम है। इतना पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ये सारी बातें वही है, 150 स्थान पर और 2000 और नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर, इस बार भी फर्स्ट स्थान पर, सेकंड स्थान पर डेनमार्क है, थर्ड स्थान पर स्वीडन है और 2023 के अंदर जो भारत की रैंकिंग है वो 161वीं रैंकिंग है। ये पॉइंट है, इसके अंदर आप लोग विशेष रूप से जोड़ देना, ठीक है? चलिए, हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? विश्व बैंक ने, विश्व व्यापार संगठन ने, विश्व आर्थिक फोरम ने या फिर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इन सभी क्वेश्चन के बारे में बताइए कि हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो वो की गई है विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा। विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। पॉइंट क्लियर? अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साथियों स्थापना कब होती है? मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना कब होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये दो क्वेश्चन, इनके दोनों के जवाब मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। विश्व आर्थिक फोरम की जो स्थापना है वो कब होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो, इसकी स्थापना होती है 1971 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर हुआ है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से इस सेशन को अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। ये क्लास थोड़ी-सी लाइव नहीं हो पाई क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया है थोड़ी से समय से अपर समय के अंदर आपको ये क्लास मिल रही है, कुछ समय बाद मिल रही है, इसलिए थोड़ी माफ़ी चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर रोज़ सुबह 7 बजे आप लोगों को ये क्लास लाइव मिलती है। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको ये लाइव नहीं मिल पा रही है, ठीक है? चलिए, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि भारत के अंदर, दुनिया भर के अंदर ये 2000 2022 से कब? ये 2022 से 2027 तक लगभग 3 साल का, 2023 से कर 2023 से 3 वर्ष में, कितने? 3 वर्ष 2027 तक लगभग कितनी? 69 मिलियन क्या है नई जॉब आने वाली। कितनी? नई जॉब कितनी आएगी? नई जॉब्स वो 69 मिलियन।
कितनी 69 मिलियन क्या है नई जॉब्स आने वाली है और जॉब जाने कितनी वाली है, कितनी जॉब यहाँ पर जॉब समाप्त होने वाली है वो भी इसके अंदर बताया गया है। तो लगभग मेरे प्यारे साथियों कितनी लगभग 83 मिलियन जॉब्स जॉब समाप्त कितनी जॉब समाप्त होने वाली है और जॉब समाप्त होगी 83 मिलियन। आप भी जानते हैं 83 मिलियंस जॉब यहाँ पर समाप्त होने वाली है। साथियों ये आप लोगों के लिए बड़ा चौंकाने वाला विषय है। क्यों जाएगी इतनी सारी जॉब्स? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। टेक बढ़ रहा है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है और रोबोट बढ़ रहे हैं। रोबोट्स बढ़ रहे हैं। ये रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी इसके बढ़ने से ही और जॉब क्या होती है? कम होती है। जो व्यक्ति 1 घंटे के अंदर बेहतर जितना काम नहीं कर सकता, वो मशीनरी बहुत बेहतर तरीके से काम करती है, बहुत शार्पनेस से काम करती है और बहुत बढ़िया तरीके से करती है। इसीलिए जॉब तो जानी ही लाज़मी है। तो और भी कुछ चीज़ें आएगी, लेकिन जॉब समाप्त होगी 83 मिलियन और नई जॉब्स कितनी आएगी? 69 मिलियंस इस रिपोर्ट के अनुसार नई जॉब आने वाली है। इन्होंने कहा कि भारत के अंदर भी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, यानी कि सरकारी विभाग है, शिक्षा विभाग के अंदर, सरकारी विभाग के अंदर जो जॉब्स है, वो कितनी बढ़ेगी? और वो लगभग 10% बढ़ने वाली है। सरकारी जॉब्स, सरकारी और शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा सरकारी शिक्षा में लगभग 10% जॉब्स भारत के अंदर बढ़ने वाली है। क्या है? भारत के अंदर जो जॉब्स है, वो क्या है? 10% बढ़ने वाली है। इस रिपोर्ट के अंदर ये सारी बातें कही गई है। इतनी सारे पॉइंट्स क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, पुस्तक सौराष्ट्र तमिल संगमम प्रस्तुति का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है? वो जिसका विमोचन साथियों ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्या खास बातें इनके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को संदेश भेजा। साथ ही उन्होंने सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगमम पुस्तक का भी क्या साथियों क्या है विमोचन किया। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा ये प्रकाशित है। इसके अंदर एक लेखक नहीं है, बहुत सारे लेखकों का इसके अंदर समायोजन है, बहुत सारी भावनाओं का यहाँ पर संयोजन है इस पुस्तक के अंदर। तो कहाँ पर हुआ? क्या नाम है इसका? सौराष्ट्र तमिल संगमम समापन समारोह के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। ये भी पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है? जल्दी से बताइए। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली जो 11वीं जो महिला बनी है, वो कौन बनी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 17वां जो चाइना का जो पहले जो शतरंज खिलाड़ी है वो कौन बने हैं? ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग मेरे को बताइए। कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था। लैन डिगार्ड, क्या नाम था उसका? डिगा, ठीक है। वर्तिका अग्रवाल क्या बनी है? ये आपकी बनी है 11वीं महिला चैंपियनशिप बनी है। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली। कौन है? वंतिका अग्रवाल। ये है वंतिका अग्रवाल, ये बनी है 11वीं महिला। ठीक है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों को हवाला दिए बिना विवाह को भंग करने का फैसला किया? ये काफी बड़ा फैसला था। 5 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा ये फैसला सुनाया गया। कितनी? 5 न्यायाधीशों की जो बेंच के द्वारा इसका फैसला सुनाया गया। इसके अंदर कहा गया कि जो विवाह आपको लगता है कि ये नहीं चल सकता, जो जोड़ा नहीं चल सकता और वो क्या है सीधा क्या है तलाक दे सकता है। पहले क्या होता था इस पारिवारिक न्यायालय के अंदर 6 मंथ की मोहलत दी जाती, 6 माह की मोहलत। 6 माह के अंदर उसको कहा जाता कि आप साथ रहो, क्या पता आप लोग वापस से जुड़ जाओ। आप तलाक का जो डिसीजन आप लोगों ने लिया है अलग होने का, ये आप फैसला बदल भी सकते हो। 6 महीने तक आपको मोहलत दी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद से कह रहा अनुच्छेद 142 के तहत कह दिया कि आप अगर कोई जो संबंध है अगर सुधर नहीं रहे, महिला और पुरुष के मध्य अगर संबंध सुधर नहीं रहे, वो तलाक लेना चाहे तो सीधे ही तलाक ले सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थिति के अंदर ये अनुच्छेद 142 के तहत क्या है अपना तलाक ले सकते हैं। ये बात कहाँ पर कही गई है? तो अनुच्छेद 142 के अंदर आपको 6 माह की मोहलत इसके अंदर लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है? इसके अंदर कौन-सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है? तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट की 5 जजों की जो बेंच है, ने कहा अगर रिश्ता सुधारना संभव नहीं है, तो कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत शादी भंग कर सकता है। पॉइंट क्लियर? यानी कि तलाक करवा सकता है, अनुच्छेद 142 के तहत। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया कि कुछ शर्तों के तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अनिवार्य 6 महीने की जो प्रतीक्षा अवधि को माफ कर सकती है। यानी कि जो पारिवारिक न्यायालय का जो मामला जाता है, तो 6 महीने के जहाँ पर उनको बताया जाए कि 6 महीने के तक आप लोग एक बार देख लो, अगर आपका फैसला बदल जाता है, आप वापस से एक हो सकते हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो फिर हम लोग आपको तलाक करवा देंगे। ठीक है? लेकिन ये जो फैसला है 142 के तहत, अब सीधा ही क्या है, अगर संबंध नहीं सुधर रहे हैं तो फिर शादी का जो तहत जो शादी का जो भंग है और जो 142 के तहत उसको रिश्ते को भंग किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि वो आपसी सहमति से तलाक लेने वाले जोड़े को परिवार अदालत में भेजे बिना अलग रहने की अनुमति दे सकता है। यानी कि जो पारिवारिक मंत्रालय है वो कहता है कि पारिवारिक जो न्यायालय है वो कहता है कि अगर आप 6 महीने एक बार फिर से साथ रह करके देख लो, क्या पता आप लोगों का संबंध सुधर जाए। लेकिन ऐसी नई स्थिति बनने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को आदेश डिग्री प्रदान करने का अधिकार देता है, जो उनके समक्ष लंबित मामले वो अपने पास बुला ले। अनुच्छेद 142 के तहत ये भी है, कोई भी लंबा मामला है जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट सीधे क्या करता है, डिग्री को हासिल कर सकता है, इनके वो अपने पास में बुला सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास में अनुच्छेद 142 के तहत उसका अधिकार है। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला शादी के असुधार्य टूटने के आधार पर तलाक देना अधिकार का विषय नहीं है। करीब 5 साल पहले इस मामले की जो 5 जजों की जो बेंच को रेफर किया गया था, उसका फैसला अभी आया है। यह मूल रूप से 2014 में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीवासन शीर्षक के साथ दायर किया गया था। ये 2014 का मामला है। 5 बेंच के पास इसको रेफर किया गया था और उस फैसला का जो नाम है शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन शीर्षक के साथ इसको क्या है साथियों दायर किया गया था। ये भी पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसी ने 17वें कमांड इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इसके बारे में बताइए कि कमांड इन इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है। ये पदभार जो कमांड इन चीफ है, ये कहां पर संभाला है? अंडमान निकोबार के अंदर। अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार के अंदर क्या है? 17वें कमांडर इन चीफ क्या बने हैं? कमांडर इन चीफ बने। मेरे प्यारे साथियों, अंडमान निकोबार के अंदर एक कमांडर इन चीफ जो भी बनता है, वो तीनों सेनाओं का क्या है? अध्यक्ष होता है। यानी कि वहां पर थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों की संयुक्त जो है वहां पर टुकड़ी है, कहां पर? अंडमान निकोबार के अंदर। उसका जो कमांडर इन चीफ बने हैं, वो कौन बने हैं? तो वो बने मेरे प्यारे साथियों साजू बालकृष्णन बने। कौन बने हैं? साजू बालकृष्णन बने हैं। इन तीनों सेनाओं का वहां पर कमांडर इन चीफ बने हैं। ठीक है? और इनके बारे में क्या खास बातें हैं? ये है आपके साजू बालकृष्णन। कौन है ये साजू बालकृष्णन? इनके पास में 3200 हावर्स का जो लड़ाकू विमान है उड़ाने का इनके पास में एक्सपीरियंस है। इनके पास में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ में हम लोग साझा करेंगे। अंडमान निकोबार की कमांड भारत में एकमात्र संयुक्त सेना कमांड है जो देश की नौसेना, वायुसेना और थल सेना की क्षमताओं के साथ देश के थिएटर कमांड के लिए मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। थिएटर कमांड के रूप में जानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, थिएटर कमांड का मतलब हुआ कि इसके अंदर तीनों सेनाएं आएंगी। थल, नभ और वायुसेना तीनों की ये कमांड है। ठीक है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र एयर मार्शल साजू बालकृष्णन को 1986 में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में क्या साथियों क्या है? इनको नियुक्त किया गया था। 1986 के अंदर वायुसेना की लड़ाकू जो टुकड़ी है उसके अंदर इनको शामिल किया गया था। ठीक है? और इनके कुशल लड़ाकू पायलट है, ये बहुत अच्छे पायलट भी है। इन्होंने के द्वारा मिग 21 और किरण एयरक्राफ्ट के विभिन्न वेरिएंट इनके द्वारा 3200 से अधिक दुर्घटना मुक्त घंटों की उड़ान भरी है। अब तक इन्होंने 3200 घंटों की जो उड़ानें भरी है, इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं की है। इनके द्वारा मिग 21 चलाए गए हैं और किरण भी इसके द्वारा चलाए गए हैं। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए,
एयर मार्शल साजू ने अपने शानदार करियर के दौरान कई प्रमुख पदों पर काम भी किया। ये सारी बातें आप लोग एक बार पढ़ लेना। आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके बारे में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ज़्यादा कुछ बात बड़ी बात है नहीं इसके अंदर, उनकी पदों के बारे में बताए गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है 1986 के अंदर ये शामिल हुए थे किसके अंदर? लड़ाकू कमान के अंदर और मिग-21 किरण एयरक्राफ्ट जैसे विमान इनके द्वारा उड़ाए गए हैं और 3200 घंटों की बिना दुर्घटना के इनके द्वारा अ, जो हवाई जहाज की जो सफ़र है इनके द्वारा करवाए गए हैं। और अब वर्तमान में क्या बने हैं? कमांडर इन चीफ बने अंडमान निकोबार के अंदर और अंडमान निकोबार के अंदर जो कमांडर इन चीफ बने हैं, इसको थिएटर कमांड भी कहते हैं, ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। चलिए, हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हुआ, वे कौन थे? रणजीत गुहा एक इतिहासकार थे। क्या थे साथियों? रणजीत गुहा क्या थे? एक प्रकार के इतिहासकार थे। ये हैं आपके सामने रणजीत गुहा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये एक इतिहासकार थे। हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट साथियों क्या है सौंपा है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए नेपाल, श्रीलंका, मालदीव या फिर बांग्लादेश। इसमें से सही जवाब क्या होगा? ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से इस सेशन को अपने साथियों के साथ में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का क्या साथियों फ़ायदा उठा सकें। चलिए, हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो वो सौंपा है मालदीव को। किसको सौंपा है? मालदीव को। हमारे भारत देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और राजनाथ सिंह इन दिनों मालदीव की दौरे पर गए थे और वहाँ पर इनके द्वारा ये क्या है? ये गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट क्या है इनको सौंपा है किसको? मालदीव को सौंपा है, ये भी ध्यान रखना। किस देश की टेबल टेनिस स्टार कुसुमी इशिकावा ने संन्यास लेने की घोषणा की है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। टेनिस खिलाड़ी है ये कुस कसुमी इशिकावा, क्या नाम है इसका? कसुमी इशिकावा। 4 बार बोलिए आपको याद हो जाएगा। कसुमी इशिकावा, कसुमी इशिकावा, कसुमी इशिकावा। कसुमी इशिकावा, कसुमी इशिकावा, कसुमी इशिकावा, ये नाम आप लोगों को रट करके रखना है। इनके द्वारा टेबल टेनिस के अंदर संन्यास लिया, ये है जापान की। किसके द्वारा? ये जापान की। इनके द्वारा ओलंपिक के अंदर लगातार 4 बार इनके द्वारा पदक जीते गए थे, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, ये है आपकी कसुमी इशिकावा। क्या नाम है इसका? कसुमी इशिकावा, कसुमी इशिकावा, कसुमी इशिकावा। ठीक है? जापानी टेबल टेनिस आप भी बार-बार जब दोहराओगे कसुमी इशिकावा तो आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएगी। मेरी कोशिश रहेगी कि अब आप लाइव मेरे को नहीं देख पा रहे, आज की क्लास क्या है रिकॉर्डेड है, इसलिए आपको मैं यहीं पर याद करवाता था। जापानी टेबल टेनिस स्टार कुसुमी इशिकावा इन्हें लगातार 3 ओलंपिक खेलों में 3 महिला टीम पदक जीते और अपनी सेवानिवृत्ति की साथियों इनके द्वारा घोषणा की जाती है। ठीक है? इशिकावा जिन्हें 5 राष्ट्रीय महिला एकल चैंपियनशिप जीती जब जापानी महिला टीम ने लंदन 2012 में देश की पहला पहला ओलंपिक टेबल टेनिस पदक रजत पदक जीता था तो वह एक प्रमुख हस्ती बनी थी। इन्हें रियो 2016 में महिलाओं का कांस्य पदक जीतने में जापान की मदद की और टोक्यो 2020 में फिर से इन्होंने के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। चलिए, किस राजनीतिक दल के प्रमुख पद से शरद पवार ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि ये है आपकी नेशनल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इसकी स्थापना कब होती है मेरे प्यारे साथियों? इसकी स्थापना कब होती है और इसके जो प्रमुख है वो कौन है? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी कि इसके अध्यक्ष कौन है? ये सारी बातें आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। ठीक है? और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को जल्दी से बता दीजिए। ये सारी बातें आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इसकी स्थापना 1999 के अंदर होती है। ठीक है? इसके प्रमुख है शरद पवार। इनके द्वारा इस पार्टी की स्थापना भी की जाती है। इसके प्रमुख इसके अध्यक्ष भी हैं। इसके क्या साथियों अध्यक्ष भी थे। अब इन्होंने अध्यक्ष पद से क्या है इस्तीफा दे दिया है 1 दिन पहले। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। ये भी पॉइंट आप लोगों को इसके अंदर भारत में ध्यान रखना। ये इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड इसका सही जवाब होगा। वर्तमान में कितनी नेशनल पार्टियां राष्ट्रीय दल है? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। वर्तमान में वर्तमान में राष्ट्रीय राष्ट्रीय दल का जो पार्टियों का दर्जा है वो कितनी को है? तो 6 को है।
6 पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है और वर्तमान में कौन इसके अंदर शामिल हुआ है? वर्तमान में वर्तमान में इसके अंदर कौन शामिल हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों शामिल कौन-सी पार्टी हुई है? तो वो आप, एएपी, आप वाल आम जनता पा आम आदमी जो पार्टी है वो इसके अंदर वर्तमान में शामिल हुई है। 4 वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, ये भी पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? ये है आपके शरद पवार साहब जिन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी से क्या है, इन्होंने इस्तीफा दिया है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में संवैधानिक बदलावों को मंजूरी दी है? उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्किस्तान या फिर तजाकिस्तान? इसमें से सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को बता दीजिए। यहाँ पर क्या है साथियों, जनमत संग्रह के द्वारा यानी कि इलेक्शन करवाए गए और इलेक्शन के द्वारा वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया। वो देश है उज्बेकिस्तान। क्या है? उज्बेकिस्तान के अंदर जो राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है मेरे प्यारे साथियों, उसको क्या है, पहले कितना था? पहले 5 वर्ष था। अब कितना है? अब कितना कर दिया गया? 7 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 7 वर्ष कर दिया गया है। और क्या पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है? उज्बेकिस्तान के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है, उस व्यक्ति का नाम है शौकत मर्जियोयेव। शौकत क्या नाम आता है? वहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, उनका नाम है शौकत शौकत मर्जी मर्जियोयेव। क्या नाम है? सरजत क्या नाम आता है? शवकत मर्जियोयेव। मर्जी का मतलब मर्जी का मालिक है ये। इसने मर्जी का मालिक कैसे है सर? इन्हें इतना बड़ा परिवर्तन किया है साथियों कि इनके द्वारा एक तो कार्यकाल 5 से 7 वर्ष कर दिया, ठीक है? ये यहाँ का तानाशाह है, एक बात समझ लीजिए, ये यहाँ का क्या है, एक प्रकार से तानाशाह है और इनके द्वारा 7 वर्ष का क्या इसका कार्यकाल कर दिया है और 2040 तक उज़्बेकिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो कौन बने के रहेंगे? शौकत मिर्जियोयेव। इनके द्वारा ये भी कहलाया गया कि 2040 तक यानी कि इनका 2 कार्यकाल और बढ़ा दिए गए। कितने कार्यकाल? इनके 2 कार्यकाल और बढ़ा दिए गए। इनका जो कार्यकाल है इनका जो कार्यकाल है, तो और बढ़ा दिए गए। 2 चुनावों तक और कार्यकाल बढ़ा देने का मतलब 2 बार और बढ़ा दिया, मतलब ये 2040 तक 14 साल और बने रहेंगे। अभी तो 7 साल रहेंगे, फिर और 2 4 और 40 तक ये लगभग बने रहेंगे। कब तक? ये 2040 तक अपने पद पर बने रहेंगे। कब तक? ये 2040 तक अपने पद पर बने रहेंगे। कौन? शौकत मिर्जियोयेव। ठीक है? इसका सही जवाब होगा उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान की जो राजधानी है, वो ताशकंद है। कौन-सी राजधानी है प्यारे साथियों? ताशकंद इसकी राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है, वो है उज़्बेकिस्तानी सोमी। इनकी उज़्बेकिस्तानी सोमी साथियों क्या है? सोम या सोमी इसकी क्या है? मुद्रा का नाम है, सोम कर देना है। इसकी जो मुद्रा का नाम है वो है सोम है। उज़्बेकिस्तान सोम है। ठीक है? इतने सारे पॉइंट्स क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। आप लोगों को इसके बारे में जो डिटेल है यहाँ पर दे रखी है। उज़्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, शक्ति विस्तार पर जनमत संग्रह में जीत हासिल की। ये शौकत मिर्जियोयेव को 2040 तक राष्ट्रपति बने रहने की क्या साथियों अनुमति देता है और तानाशाह इस्लाम करीमोव की मौत के बाद 2000 इससे पहले कौन थे? करीमोव थे। कौन थे? व्यक्ति का नाम आता है करीमोव। इनसे पहले क्या थे? वहाँ पर राष्ट्रपति थे 2016 तक। और 2016 के बाद में ये बने थे, मिर्जियोयेव बने थे और उज़्बेकिस्तान के मतदाताओं ने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को
5 से बढ़ाकर 7 साल करने की मंजूरी दी है और मर्जियों को 2 और कार्यकाल की अनुमति मिली है। कितनी? 2 और कार्यकाल का मतलब 14 साल और भी रहेंगे, यानी कि 2040 तक ये बने रहेंगे। ठीक है? ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। इस परिवर्तन में लगभग देखिए मतदान भी बड़ा खतरनाक सा आया है। 90.21% क्या है मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया है और ये सारी बातें मैंने आपको लोगों को बता दी हैं, इसके अंदर वही बातें हैं। चलिए, ये थी आज की क्लास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल की क्लास को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं साथियों। कि हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो विश्व टूना दिवस मनाया गया कब? 2 मई को। कब मनाया गया है? 2 मई को। 1 मई को हम लोगों ने मनाया था श्रम दिवस, विश्व श्रम दिवस। श्रमिकों का दिवस मनाया और महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्थापना दिवस के रूप में भी हम लोगों ने मनाया। ये 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। 2 तारीख को हमने विश्व टूना दिवस और 3 मई को अब हम लोगों ने मनाया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो 161 हुई है। ठीक है? ये भी और ध्यान रखना। पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास अ, एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो 2023 का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ? तो वो हुआ सिंगापुर के अंदर हुआ है। ठीक है? यूरोप की रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा जो देश कौन सा बना है? वो देश बना है हमारा देश भारत। भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है और उसको रिफाइंड करके फिर वापस दूसरे देशों को भेजता है यूरोप के अंदर। ठीक है? हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन की खोज की है? और वो की है नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है? चलिए, हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट रैंकिंग में भारतीय रैंकिंग भारत नंबर नंबर 1 टेस्ट टीम कौन-सी बनी है? तो भारत बनी है। कौन बनी है? आईसीसी के अंदर टॉप पर कौन है? तो भारत है। ठीक है? हाल ही में किस एयरलाइंस ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का जो क्या है अनावरण किया है? यानी कि जब भी आप लोग एयरपोर्ट पर जाओगे तो आपकी जो जाँच है, आपकी जो पासपोर्ट की जाँच है, वो एमिरेट्स करेंगे। कौन करेगा? एमिरेट्स करेगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका सही जवाब है? चलिए, हाल ही में डिग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो वो बने हैं साथियों कहाँ इसके? तो डिग लीरेन बने हैं आपके चीन के। कौन से बने हैं? डिग लीरेन चीन के बने हैं। चलिए, हाल ही में कवियत्री मारिया स्टेपानोवा ने लिपजुग बुक प्राइज़ 2023 जीता। ये किस देश से संबंधित है? और ये साथियों कहाँ की है? वो ये है आपकी रूस की है। कहाँ की है साथियों? रूस की इसका सही जवाब होगा। चलिए, हाल ही में सात्विक और चिराग जोड़ी ने एशिया के बैडमिंटन में कौन-सा पदक जीता है? वो डबल्स के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनिज ने किसी भारतीय को फर्स्ट ब्रांड बेस के रूप में साइन किया है? तो वो क्या है साथियों आपका लेनिज के अंदर वो क्या है? कृति सेनन को। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास साथियों आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।